गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आप लोगों के समक्ष आज यहाँ पर एनवायरमेंट इकोलॉजी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार के सीरीज चलाए जा रहे हैं, तो आप उन सब सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। यहाँ पर प्रत्येक PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर हम लोग कई प्रश्नों का डिस्कशन एनवायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज में कर चुके हैं। कुछ प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर हम लोग आज के एपिसोड में करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, जो क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्लियर रखिएगा, किसके संदर्भ में क्वेश्चन है? जैव ईंधन के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन क्या यहाँ पर लिख रहा है? पहला ऑप्शन है जैव ईंधन पारिस्थितिकीय अनुकूल होता है। ये सही है, गलत? तो सही है। फिर लिख रहा है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, कि जैव ईंधन का जो खर्चा आता है एक कम आता है, इकोनॉमिकल। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, क्योंकि जैव ईंधन अभी कास्टली पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं? महंगे पड़ते हैं। तो यह सही नहीं है, लेकिन ये क्या है? सही है। और इसी प्रकार यहाँ पर लिख रहा है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और लिख रहा है जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। और इस आधार पर क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल के सेंस में यहां पर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा और आलू। यहां पर किससे हम लोग क्या बनाते हैं? बायोडीजल। तो यहां पर जो आंसर होगा ये होगा जत्रोपा। जत्रोपा एक प्रकार का ऑयल सीड होता है। यहां से हम लोग ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, और इस ऑयल का हम लोग प्रयोग करते हैं कहां पर? डीजल के रूप में, बायोडीजल के रूप में। अर्थात जो हमारा डीजल है उसी डीजल में इसको मिक्स करते हैं, तो बायोडीजल बनता है। कहां से प्राप्त होता है? तो जत्रोपा से प्राप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? ऑप्शन यहां पर क्या लिखा है? पहला लिख रहा है जेट्रोफा, फिर लिख रहा है मक्का, फिर लिख रहा है सूरजमुखी, फिर लिखा है पोंगामिया। यहां पर कह रहा है इनमें से 4 ऊर्जा के फसल दिए गए हैं, लेकिन एथेनॉल के लिए की जा सकती है। एथेनॉल क्या जेट्रोपा से बनता है? एथेनॉल क्या मक्का से बनता है? एथेनॉल क्या सूरजमुखी से बनता है? एथेनॉल क्या पोंगामिया से? तो एथेनॉल मक्का से बनता है। किससे बनता है? मक्का से बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है, कि जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के कारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? क्या यहां पर है? हम थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं ना, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए अब क्या लिख रहा है। यहां पर स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट है? 3 स्टेटमेंट है, और 3 स्टेटमेंट के आधार पर बताना है कौन सा यहां पर सही। पहला लिख रहा है नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। फिर लिख रहा है यहां पर बताना क्या है, कौन सा सही है। क्या बताना है? कौन सा सही है। यहां पर पहला जो लिख रहा है इसको आप ध्यान से देखें। फिर लिख रहा है जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में एक हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहां पर जो लिख रहा है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्लियर रखिएगा, यहां पर एक होता है मेथेन होता है। कौन होता है? मेथेन। इस आधार पर एक गलत हो गया। फिर लिख रहा है जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसका सीधा उपयोग होता है? क्या नहीं। तो यह भी सेंटेंस आपका गलत है, लेकिन पहला वाला क्या है? सही है। और इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा, ये पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्या यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, अच्छा एक सेकंड, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। ठीक, चलिए एक सेकंड को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब करते। चलिए तो हम लोग अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन लिखा गया है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा, करकास के अलावा पेंगामिया, पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? ऑप्शन यहां पर क्या लिख रहा है? ऑप्शन क्या हम मान के चलें कि यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा है। पहला स्टेटमेंट है भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया, पिनाटा
प्रकृति रूप से उगता है। क्या यह करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो यह करेक्ट है। फिर लिख रहा है पैंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। और इस आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। ये भी स्टेटमेंट पर आधारित है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, और इसमें से बताना है कौन सा आपका करेक्ट होगा। लेकिन किस सेंस में पूछ रहा है? यहाँ पर फ्यूल सेल के सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, यहाँ पर क्या, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पादन बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? यह स्टेटमेंट सही है। फिर लिख रहा है यहाँ पर फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान के लिए किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं। तो क्या यह करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। कैसा है? यहाँ पर ये वाला जो देना ना, यहाँ पर एक शब्द लिख दिया गया ना, कंप्यूटर और लैपटॉप। तो कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए क्या कह रहा है कि यह सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। सबके लिए भाई, अगर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है तो आप उसका प्रयोग कहीं भी करें। फिर लिख रहा है फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती धारा एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल यहां पर पहला सही होगा। कौन सा होगा? पहला। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है, क्यों? ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। तो क्या यह करेक्ट है कि नहीं? ये करेक्ट है। फिर लिख रहा है ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। तो यह भी सेंस सही है। किस दृष्टिकोण से? तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जैविक ईंधन है इसके सेंस में। फिर लिख रहा है ये जल का शोध और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर करेक्ट हो गए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उपयोग के संवर्धन, क्या इस उपयोग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं? यहाँ पर स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ क्या लिख रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। तो क्या यह इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए सेंटेंस सही है कि गलत? तो ये गलत है, क्योंकि शैवाल ऐसा नहीं केवल समुद्र में ही होता है, स्थल पर भी इनको हम नदियों में, झीलों में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फिर लिख रहा है शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर लिख रहा है आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़ी पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस आधार पर अगर आंसर हम देखें, यहाँ पर बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इसको भी ध्यान से देखें। क्या लिखा गया है यहाँ पर? केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूल एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? यहाँ पर क्वेश्चन तो है 2011-12 का और उस दौरान के बजट का है, लेकिन यहाँ पर बस एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? यहाँ पर एस्फाल्ट आपके लिए प्रासंगिक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। पूछ रहा है पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। क्या यह स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर लिख रहा है बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय साधनों से निर्मित हो सकता है। क्या यह गलत है? यह सही है? नहीं, तो ये गलत है। फिर लिख रहा है बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकते हैं। तो यह यहाँ पर करेक्ट है। क्या यह यहाँ पर करेक्ट है? फिर लिख रहा है यहाँ पर बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। तो यह भी करेक्ट है। तो इस आधार पर अगर हम देखें, हमारा जो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा गया है। थोड़ा सा स्लाइड बनाने में थोड़ी सी समस्या आ गई कि स्लाइड सब इधर आ गई है, इसलिए थोड़ा हम कट जा रहे हैं, है ना ऐसा?
चलिए प्रयास करेंगे कि स्लाइड इधर रहेगी जिससे हमारे लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। चलिए यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी, क्या एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि इसके जैविक कृषि के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो क्लियर रखिएगा क्या यह स्टेटमेंट सही है गलत। तो यहां पर यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिर लिख रहा है एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है, तो यह यहां पर करेक्ट है। फिर लिख रहा है यहां पर कि सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, यह सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा केवल हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 आर करेक्ट। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी अच्छा प्रश्न है। यहां पर लिखा गया है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं, क्या है। वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो सही है, ये सब प्रकार का प्रदूषण करता है हमारा जो नाभिकीय पावर प्लांट होता है। फिर लिख रहा है वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूहों की क्षति होती है, क्योंकि जहां पर आप पावर प्लांट लगाएंगे वो भी नाभिकीय परमाणु वाला, तो वहां पर जल भी प्रदूषित होगा, वहां की मृदा भी प्रदूषित होती है, वहां पर पेड़ पौधे भी काटे जाएंगे, सब प्रकार का प्रदूषण होता है, ये भी सही लिख रहा है। फिर रखा है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण भी होता है, क्योंकि जो नाभिकीय अपशिष्ट निकलते हैं वहां से बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल लगातार विकिरण होते रहते हैं, ये भी सही है। तो इस आधार पर देखा जाए तो सभी सही है, क्या है, सभी सही है, सबसे पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। सो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में, क्या अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। तो क्या यह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि जो कोयला संयंत्र होते हैं यहां से जो निकलने वाला सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, यह सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ मिलकर के अम्ल वर्षा कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में। किस रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि निकलता है यहां से सल्फर के ऑक्साइड, और यही सल्फर का ऑक्साइड जब H2O से मिलता है, जल के साथ मिलता है, तो बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो यहां पर स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा लिख रहा है कारण कि कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, तो कोयले के जलने पे कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन कोयले के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इससे अम्ल वर्षा होती है, ये नहीं करेक्ट है, बल्कि कार्बन के जलने से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है उससे अम्ल वर्षा होती है। यहां पर कथन कारण तो सही है, लेकिन कारण कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है, इस आधार पर आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। भूतापी का तात्पर्य है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी ऐसे क्षेत्र में होती है कि जहां का जो पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है वहां की एनर्जी हम बाहर ट्रैप कर सकें। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है कि गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय और पश्चिमी तट। तो यहां पर गंगा के डेल्टा में जियोथर्मल एनर्जी का कोई सोर्स हमको प्रमाण के रूप में नहीं मिला है, शेष अन्य क्षेत्रों में हमको जियोथर्मल एनर्जी के पोटेंशियल देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहां पर कूटबद्ध है, यहां पर मिलान करना है, एक तरफ है आपका मटेरियल और एक तरफ है इसके इफेक्ट। यहां पर जैसे लिख रहा है खनिज, खनिज क्या है, खनिज समाप्त हो जाते हैं कुछ समय पश्चात। फिर लिख रहा है सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा क्या है, यह समाप्त नहीं होने वाले हैं, तो यह सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा। फिर लिख रहा है बायोगैस, तो बायोगैस क्या है, बायोगैस में आपका मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर अगर लिखा जाए यहां पर वन अपरोपण, तो वन अपरोपण से क्या होगा, वर्षा हमारी प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे में हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए, क्या हो जाएगा, ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकंड, यहां पर मिलान हम लोगों ने किया है, तो 3, 4 यहां पर आपका थोड़ा सा ये मिस्टेक लग रहा है, इसको सही करते हैं। यहां पर 3, 4, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर इसके बाद आपका मिलना चाहिए क्या, बायोगैस। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है
मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। ये कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? यहाँ पर लिखा गया है सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पॉलीथीन। तो जिसका बैक्टीरिया के द्वारा उसके मूल कणों में कन्वर्जन हो जाए वह आपका क्या होता है? बायोलॉजिकल होता है। यहाँ पर प्लास्टिक या एस्बेस्टस या पॉलीथीन का कन्वर्जन नहीं हो पाता, होता किसका है? सीवेज का होता है। जो कचरा होता है नालियों का, यह कन्वर्ट हो जाता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा और रबड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? रबड़ एक जैव निम्नीकरण आपका प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कुहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पादन होता है? यहां पर लिख रहा है ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और मीथेन। तो क्या बनते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जब धूम्र कुहरे का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा क्या गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यही करेक्ट है। शेष आप ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट कौन सा यहां पर है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखें, हम थोड़ा क्विक रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रीवियस कई एपिसोड में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये रिवीजन टाइप से है। तो आप और सेक्शन हमारे हैं वहां पे आप देखिए, इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फिर लिख रहा है धुआं में आंखों को, और साथ में हम लोग जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सीरीज देखे वहां पर हमने इसके विषय में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आप उसको भी देखते रहें, वहां पर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? लिख रहा है ओजोन। फिर लिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो आंसर क्या होगा? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। यहां पर क्या लिख रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्लियर रखिएगा, कह रहा है सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? ग्रीन हाउस गैस को। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? यहां पर लिखा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या द्वितीय प्रदूषक है। फिर लिख रहा है स्मॉग, ये भी द्वितीय प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड यह प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी है। ओजोन कैसा है? ये भी द्वितीयक है। तो प्राथमिक कौन है यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। यही तो द्वितीयक नहीं है, शेष सभी कैसे हैं? द्वितीयक हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पर वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। यहाँ पर लिखा मरकरी, कैडमियम, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा? लेड होगा। पहले एंटीनॉकिक एजेंट के रूप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट में किसको मिलाया जाता था? तो लेड को मिलाया जाता था। लेड यानी पीबी, पीबी को ही हम बोलते हैं लेड, इसको मिलाया जाता था। लेकिन अब इसको नहीं मिलाया जाता है। तो यह भी क्या है? हाँ, वायु को प्रदूषित करती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है सीएनजी का मुख्य घटक है। लिख रहा है CO2 होता है, H2 होता है, N2 होता है, मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। सीएनजी का मेन कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन गैस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन है आज के एपिसोड का, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन लिख रहा है यहाँ पर एस्बेस्टस है, कैडमियम है, लेड है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, जो हमारे कोशिकीय संचरण को क्या करता है? बाधित करता है। जो हमारा कोशिकीय श्वसन होता है उसको अवरुद्ध कर देता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी बंध बना देता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है और धीरे धीरे आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम लोग विराम देते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।